कैसे हैं आप सब। उम्मीद है किताबों का सफ़र आपका भी बहुत अच्छा चल रहा होगा, कुछ न कुछ नया ज़रूर पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, हम जिस समाज में रहते हैं, हमारे देश के अंदर, हमारे समाज के अंदर कुछ ऐसे समुदाय हैं जैसे कि मारवाड़ी, पंजाबी, सिंधी। इनके बारे में हम कहते हैं कि ये बहुत मेहनती होते हैं, बहुत मेहनत से बहुत जल्दी आगे निकल आते हैं और एक दूसरे की मदद करने में भी यह समुदाय काफ़ी आगे रहता है। समाज सेवा की बात हो तो भी यह समुदाय सबसे पहले सामने आता है। किसी को मदद की जब ज़रूरत होती है तो ये लोग बहुत अच्छे से उनकी मदद करते हैं। मारवाड़ी समुदाय की जब हम बात करते हैं तो कभी ये हमें दकियानूस भी लगते हैं। इनकी औरतें जब घूंघट करके निकलती हैं और या वहाँ की कई ऐसी कथाएं हमारे सामने आती हैं कि बेटे बेटी में बहुत ज़्यादा अंतर है, ये हमें सुनने को मिलता है। कई बार हमें ये सुनने को मिलता है कि राजस्थान में पानी की कमी बहुत ज़्यादा थी, अब भी है, कुछ हद तक इस पर काबू पाया जा सका है। मारवाड़ी समुदाय जो है वह राजस्थान के जो मुख्य रूप से उनके व्यापारी लोग हैं उनके समुदाय को कहते हैं और इनकी अपनी एक कूट भाषा भी होती है, इनका अपना कल्चर है। ये जहाँ भी जाते हैं अपने मारवाड़ी यानी कि राजस्थानी कल्चर को साथ लेके चलते हैं। घर में ये उसी वहाँ की भाषा में बात करते हैं और उनके रहन सहन में अपनी पूरी जो उनकी संस्कृति है वह झलकती है। और उनके खान पान की बात करें या रहन सहन की, वो कितने भी आधुनिक बन जाए, कुछ भी करे, पर जो उनका कल्चर है वो उनके साथ ज़रूर रहता है। तो आज मैं जिस किताब की बात करने जा रही हूँ उसे मारवाड़ी समाज का अनछुआ दस्तावेज कहते हैं। मैं बात कर रही हूँ प्रभा खेतान के बहुत प्रसिद्ध उपन्यास पीली आंधी की। आज हम इस उपन्यास को केंद्र में रखते हैं और इसके बारे में ही चर्चा करते हैं। दोस्तों, यह बहुत ही प्यारा उपन्यास है, थोड़ा बड़ा है, लेकिन इस उपन्यास को पढ़ के आप पूरे मारवाड़ी समाज को, उनके रहन सहन को, उनकी समस्याओं को, कैसे वो लोग माइग्रेट होते हैं। चूँकि हम पूरे देश में कहीं भी जाते हैं, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, पूरब से लेकर पश्चिम तक, तो हमें मारवाड़ी समुदाय ज़रूर मिलता है, हर शहर में मिलता है। और ये मेहनती समुदाय जो है यहाँ तक कैसे पहुँचा, इसकी यात्रा की एक झलक हम अगर देखना चाहें, समझना चाहें कि वो क्यों वो माइग्रेट हो रहा है, कैसे वो दूसरी जगह जाके किस प्रकार से खड़े होते हैं, अपना व्यवसाय खड़ा करते हैं, तो इन सारी बातों को जानने के लिए यह किताब बहुत अच्छी है। इसके अलावा यह किताब उनके रीति नीति की भी बात करती है, उनके संस्कृति की बात करती है, साथ ही उनके यहाँ की महिलाओं की बात करती है। महिलाएं किस तरीके से हैं वहाँ पे, उनका शोषण कहाँ पे है, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, उनकी अपनी जो समस्या है वो हमें यहाँ देखने को मिल जाती है। जो मारवाड़ी समुदाय की महिलाएं हैं वो आधुनिक हो या पुरातन हो, उन सब की समस्याओं के जड़ में क्या है, किस तरीके से उनका जो जीवन है वह प्रभावित होता है, यह भी हमें इस उपन्यास से पता चलता है। उपन्यास की कहानी शुरू होती है सुजानगढ़, जो राजस्थान का एक रियासत है। वहाँ के एक व्यापारी हैं गुरुमुख दास जी रुंगटा, उनके बंगले से यह कहानी शुरू होती है और कलकत्ता के रुंगटा हाउस तक पहुंच जाती है। हमें यह दोनों जगह का अंतर दिखाती है। परिवार वही है लेकिन वह माइग्रेट कैसे हुआ। इसमें रजवाड़े की भी बात थोड़ी सी स्टार्टिंग में की गई है कि जो मारवाड़ी बानिये थे, यानी कि जो बनिए हैं समुदाय, उनका मुख्य पेशा था व्यापार करना। वो कैसे अपनी रियासत को, अपने जो उनकी रियासतें होती थी, उनके राजा से लेकर प्रजा तक के बीच की कड़ी बनते थे कमाने धमाने को लेकर के। राजा महाराजा जो थे वो ऐश करते थे और जो आम जनता थी वो तो मेहनत मजदूरी करती ही थी, लेकिन जो बढ़िया समुदाय होता है वह माइग्रेट होता था, अपने परिवार को अपने गांव में छोड़ के पूरे देश में कहीं भी जाकर व्यापार करता था और साल में कभी न कभी लौट के आया। फिर जो पैसे आते थे उसका एक हिस्सा परिवार को जाता था और बाकी हिस्सा रजवाड़े में चला जाता था। यहाँ से कहानी शुरू होती है। फिर हम देखते हैं कि एक मोड़ ऐसा आता है कि एक बड़े भाई की मृत्यु हो जाती है। गुरुमुख दास जी के दो बेटे रहते हैं, बड़े पुत्र की मृत्यु होती है और घबराहट में कि दूसरे बेटे को कोई खतरा ना हो, इसके लिए वह अपने परिवार और बड़े भाई के बेटे माधव को साथ लेके किशन लाल रुंगटा वहाँ से निकल आते हैं। ऊँट की सवारी करते हैं और वहाँ से निकल के वो कलकत्ता पहुँच जाते हैं। जब सुजानगढ़ की जब हम चित्रण इस उपन्यास में देख रहे होते हैं सुजानगढ़ का, वहाँ हम देखते हैं कि पानी की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, अनाज की दिक्कत है। गांव में गिने चुने अनाज उपजते हैं और पानी तो बिल्कुल भी नहीं रहता है। स्थिति यह रहती है कि जब प्यास लगने पे बच्चों को पानी की जगह पे
छाछ पिला दिया जाता है कि जब प्यास लगे छाछ पियो, पानी नहीं है नहीं मिलेगा। ये स्थिति देश में आज भी कई जगह पे है, लेकिन फ़िलहाल हम राजस्थान की बात कर रहे हैं। वहाँ से जब यह परिवार सबसे पहले कलकत्ता जाने के क्रम में धनबाद रुकता है तो बारिश और पानी को देख करके माधव इतना खुश होता है कि वह नाचने लगता है कि अरे यहाँ पे इतना सारा पानी है और इतनी हरियाली है। इससे भी हम समझ सकते हैं कि राजस्थान में उनके घर की क्या स्थिति रही होगी, उनके गांव की क्या स्थिति रही होगी। यह परिवार कलकत्ता पहुंचता है और माधव एक एक पैसे जोड़ता है, दिन रात मेहनत करता है, क्योंकि उसे पता है कि परदेश में रुपया पैसा ही बंधु है, सखा है, इसके बिना गुजारा नहीं है। क्योंकि उसके चाचा चतुर नहीं हैं, बहुत अधिक पैसे नहीं कमा सकते हैं, तो चाचा के परिवार की और अपने परिवार की भी उसे देख रेख करनी है। उसे कुछ पैसे जमा करके गांव भेजना है ताकि उसकी माँ और दादा दादी का भरण पोषण हो, अगर कोई और ज़रूरत हो तो उसकी पूर्ति हो सके। माधव जो है वह बड़ा होता है, बहुत छोटे से शुरू करके अपना व्यवसाय बहुत बड़ा बना लेता है। कोयलियरी कुछ खरीदते हैं वो लोग, और उस समय जो कोयला खदानें थे उसका राष्ट्रीयकरण नहीं हुआ था, वो निजी संपत्ति हो सकती थी, तो कुछ खदानें इन सबके पास थी। और उनके एक जो मैनेजर रहते हैं पन्ना लाल सोडाना, वह उनके साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं। यहाँ तक कि जब माधव की मृत्यु हो जाती है तभी वह बिजनेस को देखते हैं। माधव का छोटा भाई जो उनके चाचा का लड़का है वह व्यापार में अच्छा नहीं है, क्योंकि घर में इतने पैसे आ जाते हैं तो उसे ऐश आराम की आदत पड़ चुकी होती है। और जो माधव की पत्नी है पद्मावती, वह निसंतान है, लेकिन यहाँ पे वह इस जो धारणा है समाज की कि जो निसंतान महिलाएं हैं उनका बच्चों के साथ प्रेम नहीं रहता है, इसको वह पूरी तरीके से गलत साबित करती है और पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधती है, जबकि साथ ही सभी बच्चों की जो परवरिश है वह वही करती है। बाद में भी कथा जब बहुत आगे निकल आती है, दूसरी पीढ़ी की बहुएं आ जाती हैं घर में, उस समय भी हम देखते हैं कि सास की तरह अनुशासन बना के रखती है और पूरे घर को एक सूत्र में बांधने का काम करती है। यहाँ तक कि उसके मन में क्या चल रहा होता है, यहाँ तक पहुँचने में उसने खुद कितनी कुर्बानियाँ दी होती हैं, कैसे कैसे यहाँ तक पहुँचती है, यह कोई नहीं जान पाता है। पूरी जो कथा है इसमें हम ये देखते हैं आगे चल के कि उनकी जो बहू है सोमा, वह बहुत आधुनिक लड़की है और उस घर में ब्याह के जाती है। उसे अपना पति पहले से भी बहुत ज़्यादा पसंद नहीं रहता है, उसे वो मैनली नहीं लगता है, मतलब कुल मिला के उसकी पसंद का लड़का नहीं होता है। लेकिन अरेंज मैरिज हो जाती है और शादी के बाद उसे पता चलता है कि जो उसका हस्बैंड है वह अप्राकृतिक समलैंगिक संबंधों में लिप्त है, तो उसका मन और टूट जाता है। वह मातृत्व के लिए परेशान रहती है, चाहती है कि उसकी एक अपनी औलाद हो, लेकिन पति से यह संभव नहीं होता है। तो वह अपने टीचर के साथ जो उसे पढ़ाने आया करते थे उसके साथ संबंध बनाती है, डॉक्टर सेन के साथ, और बाद में उनके साथ ही रहने के लिए उनके घर चली जाती है। सासू माँ जाने से पहले उसे रोकती है, यानी कि पद्मावती उसे रोक के बताती है कि बेटा देखो, जो घर की नींव होती है उसमें ईंट नहीं होती, हम औरतों का ही लहू होता है, हम औरतों का ही पसीना होता है, तो तुम जाओगी तो घर की इज्जत चली जाएगी। लेकिन सोमा चूँकि मातृत्व के लिए बहुत परेशान थी, इसलिए वो घर से निकल जाती है और डॉक्टर सेन के साथ ही रहती है। पद्मावती का जब अंत समय आता है, वह सोमा को बुलावा भेजती है और उसके हाथ से ही पानी पी के उसके प्राण निकलते हैं। अत्यधिक पैसे जब घर में आ जाते हैं तो बच्चे किस तरीके से अकर्मण्य हो जाते हैं, ये सारा कुछ भी हमें देखने को मिलता है। पद्मावती की मृत्यु के बाद उसके जो गहने जेवर हैं उन सब के लिए घर में बहुत लड़ाई झगड़ा होता है, छीना झपटी होती है, ये सब भी हमें बहुत दुखी करता है। कुल मिलाकर के जब हम इस पूरे उपन्यास को पढ़ते हैं तो राजस्थान से लेकर कोलकाता के आधुनिक परिवेश में आने के बीच में मारवाड़ी कितना संघर्ष करते हैं यह भी देखने को मिलता है। उनके रीति रिवाज खान पान क्या है यह देखने को मिलता है। साथ ही घरों में स्त्रियों के ऊपर अन्य स्त्री यानी कि जैसे सास, बड़ी स्त्रियों का अनुशासन किस तरीके से रहता है। सोमा नए परिवार की लड़की है, नए परिवेश में पली बड़ी है, लेकिन यहाँ आके उसे घर के अनुरूप ही खाना खाने को बाध्य होना पड़ता है। जब उसे टोस्ट वगैरह खाने की आदत है और घर में चलन है नाश्ते में सुहाली और दूध पीने का, तो उसे चाय टोस्ट की जगह सुहाली खा के दूध ही पीना पड़ता है। तो ये सारा कुछ बहुत कुछ हम इसमें देखते हैं। स्त्री स्वतंत्रता की बात हमें यहाँ समझ में आती है कि किस तरीके से स्वतंत्रता है। हमें यह बात भी यहाँ आपको समझ में आएगी
कि वो ऐसा भी होता है कि मन के अंदर की चोट हम किसी से कह नहीं सकते हैं। तन की चोटें तो हम किसी को भी दिखा सकते हैं, उसका इलाज करवा सकते हैं, लेकिन मन की चोटों का क्या, उसके बारे में तो हम किसी को बता भी नहीं सकते हैं। सोमा की मनस्थिति से हमें यह पता चलता है, और यह सिर्फ सोमा की एक कहानी नहीं है, यह मैक्सिमम महिलाओं की कहानी है। स्त्री मन की चितेरी ऐसे भी प्रभा खेतान को कहते हैं कि वह एलीट क्लास की महिलाओं की समस्याओं को उभारती हैं। पूरी कथा जो है काफ़ी रोचक है, उपन्यास विस्तृत है, बड़ा है, फिर भी आपको बांध के रखता है, और आप इसे पढ़ना शुरू करने के बाद निश्चित रूप से पूरा पढ़ना पसंद करते हैं। बाकी इस उपन्यास की भाषा भी काफ़ी अच्छी है, बिल्कुल सीधे सरल शब्द हैं, छोटे छोटे वाक्य हैं, और बहुत सारे राजस्थान के शब्द हैं जो राजस्थानी भाषा या मारवाड़ी भाषा के हैं, लेकिन वो अर्थ समझने में बिल्कुल भी व्यवधान उत्पन्न नहीं करते हैं। पढ़ के आपको अच्छा ही लगता है। तो आप इस उपन्यास का आनंद लें, इसे पढ़ें, फिर आप मुझे बताएं कि यह आपको कैसी लगी। बाय बाय।